हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसमें चाप के अपकलज के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और अब उसमें वैसे आगे है पदिक समीकरण। वैसे वो सिलेबस में से हटा दिया है पर फिर भी हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस हैं इस साल के लिए। ठीक है, देखो जो 2020-21 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए रियायत दी गई है कोरोना की वजह से। ठीक है, और जो आगामी समय में जो एग्ज़ाम देंगे आगे चल के तो उन्हें ये कम्प्लीटली सिलेबस पढ़ना है। तो देखिए हम कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। हम पूरा पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, बाकी यहाँ तक था सिलेबस में। तो मैं चैप्टर 3 कंप्लीट करा देता हूँ, फिर हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, तब हमारी यूनिट कंप्लीट होगी। जो जो टॉपिक इसमें नहीं हुआ करेंगे उनको आप थोड़ा सा कम ध्यान दिया करना, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ कम्प्लीटली पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। ये कोई कर्व है ना, ये कर्व है। और इस वाई एक्सिस की बजाय अभी हम उसमें चलें पैरामीट्रिक में, उसमें ध्रुवीय में, तो ये ध्रुव हो गया और इसे प्रारंभिक रेखा बोलेंगे, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। यहां से मान लो ये कोई पॉइंट है पी आर थीटा, तो आप ये चीज समझते हो, कोई ये चीज समझते हो आप कि पी आर थीटा को जब इससे मिलाते हैं तो ये एंगल कितना होता है थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी होती है आर। आपको पता होगा बिंदु पी आर थीटा का मतलब क्या है कि इस बिंदु को आप पोल से मिलाओगे, ध्रुव से मिलाओगे। ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, इससे एंगल वहां पे जाते हैं इनिशियल लाइन से। तो ये जो एंगल बना है पी आर थीटा, बिंदु को मिलाने वाली, पोल से मिलाने वाली रेखा, इस इनिशियल लाइन से थीटा एंगल बनाएगी और इस डिस्टेंस को हम आर डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इस रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाता है, इस रेखा को बोलते हैं, आपको नाम बता दूं इसका, ध्रुवांतर रेखा। कौन सी रेखा? ध्रुवांतर रेखा। वैसे से रेडियस वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा किसे कहते हैं? पोल को बिंदु पी आर थीटा से मिलाने वाली रेखा ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवांतर रेखा। इस बिंदु पर मान लो मैं यहां स्पर्श रेखा खींचता हूं पी पर। स्पर्श रेखा मैं बार बार बता चुका हूं कर्व की होती है। बिंदु पी पर है, ये पी बिंदु है, इसे टी मान लो, इसे बोल सकते हैं पी पर स्पर्श रेखा। पी टी है, पी पर स्पर्श रेखा। वक्र की स्पर्श रेखा है किस बिंदु पर? पी पर। तो पता है हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है। इस एंगल को फाई से डिनोट किया जाता है। पूरे मैथ में कहीं भी फाई आ जाए समझ जाना, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ये बिंदु पी की ध्रुवांतर रेखा है, पी को ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा। ये पी पर स्पर्श रेखा है, इनके बीच में एंगल को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो ये है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण। पता है किससे डिनोट होता है? फाई से। किससे डिनोट होता है? फाई से। पूरे चैप्टर में कहीं फाई आएगा, आप समझ जाना वो क्या है, वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। और इसका फॉर्मूला मैं सीधा आपको बता देता हूं, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। बस याद कर लेना। आपको वक्र मिलेगा आर इक्वल टू एफ थीटा टाइप का, तो वहां से आप डी थीटा डी आर निकाल सकते हैं। कैसे भी डी आर डी थीटा निकाल लेना, उसका उल्टा कर देना और उसमें आर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, tan फाई आ जाता है। tan फाई का फॉर्मूला आर डी थीटा डी आर। दूसरा tan फाई निकला है, मतलब फाई निकला है, tan को उधर भेज दो तो फाई निकालने का सूत्र बन गया हम पे। tan फाई निकालने का फॉर्मूला है आर डी थीटा डी आर, और यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, इधर भेज दो tan को, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आर डी थीटा डी आर। सही है। अब दूसरा देखो, दूसरा है, दूसरे में हम क्या करते हैं, इस स्पर्श रेखा पर, चलो मैं यहां अलग बना देता हूं। और एक और चीज, ये एंगल थीटा है, प्रारंभ रेखा को एक्स अक्ष मान सकते हैं आप, ये तो समझ ही रहे हैं। इसको मूल बिंदु मान सकते हैं, यहां वाई अक्ष माने, ये एक्स अक्ष हो जाएगा। तो यहां आप देखते हैं ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना होगा? फाई। ये भी तो इन्हीं के बीच में कोण है, दो रेखाओं के बीच में कोण बराबर रहता है, तो ये फाई है यहाँ, तो इधर वाला भी एंगल तो फाई होगा, ये फाई।
आप जानते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं उसका जो एक्सटर्नल एंगल यदि आप निकाल रहे हैं तो उसके जो अपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं ना दोनों, उनका सम आता है। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये बन गया। इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल कोण है, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल कोण ही तो है, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये एंगल एक्सटर्नल है, बाह्य कोण है। ये इसके सामने कौन कौन से, ये दो सम्मुख कोण है ट्रायंगल के, तो सामने ये इंटरनल, तो इसके सामने इंटरनल यही तो हैं। तो साई बराबर क्या आएगा, थीटा प्लस फाई। याद कर लेना, साई बराबर थीटा प्लस फाई, जहाँ के साई क्या है, थीटा तो आपको पता ही है, थीटा तो वही है उस बिंदु को पोल से मिलाने पर जो रेखा है वो प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बनाती है। ध्रुवांतर रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच में कोण, रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में एंगल है थीटा, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल है फाई, और साई किसके बीच में एंगल है, टेंजेंट लाइन और एक्स एक्सिस। साई है जहां साई एक्स अक्ष तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। ये हेडिंग है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन, इसे फाई से नोट करते हैं। ये टेंजेंट लाइन एट पी है, इनिशियल लाइन है, वेयर साई इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट लाइन ठीक है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, साई बराबर क्या आता है, इन दोनों का सम थीटा प्लस फाई। तो आप पे फाई होगा, थीटा तो थीटा ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, तो फाई होगा तो साई भी आ जाएगा। तो कभी किसी वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा खिंचवाकर, टेंजेंट लाइन खिंचवाकर पूछे बताओ ये एक्सेस से कितना कोण बनाएगी, तो आपको इस सूत्र से फाई निकालना है, और फाई यहाँ रख के क्या निकालना है, साई निकालना है। साई क्या होता है, थीटा प्लस फाई। अब हम क्या करते हैं, कोई वक्र लिया, इसकी यहां टेंजेंट ले ली, ये रही, ये हमारी रही, चलो यहां ले लो, ये हमारी रही एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये मूल बिंदु कह लो चाहे ध्रुव कह लो, ये ओरिजिन भी है और ध्रुव भी है, पोल भी है। हम क्या करते हैं, इस टेंजेंट लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। बिंदु P पर, ये P पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन एट P है, तो P पर जो टेंजेंट लाइन है उस पर ओरिजिन से डालते हैं परपेंडिकुलर। वैसे आपको पता होगा इसके कोऑर्डिनेट यदि हम r थीटा माने तो डिस्टेंस r हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल तो आपको पता ही है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना हो गया, फाई। सही है, ये एंगल भी वैसे आपको पता होता है साई, ये डिस्टेंस r। तो अब ये तो पुरानी चीजें सारी, ये तो पहले से पता थी। अब मैं नई चीज बता रहा हूं कि ध्रुव से या ओरिजिन से, एक ही बात है, पोल से या ओरिजिन से, P पर जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये मान लेते हैं हम O, इसके तो O से लिखते हैं ये M, OM जो है उसे यदि P लिखा जाए, स्मॉल p, फिक्स भी है, स्मॉल p ही लिखा जाता है, तो मैं यहाँ P स्मॉल p निकालूंगा, और इसे बोलते हैं ध्रुव या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन या पोल, दैट स्लैश लगा के लिखना, पोल ऑफ टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट। तो हमें क्या करना है, P पर जो टेंजेंट हम ले रहे हैं उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, उस पर ओरिजिन से क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर की लेंथ को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये फिक्स है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। ये p कैसे निकाला जाता है, क्या रिलेशन है, p मतलब हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक बार आपको बताया था कि कंपोनेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कंपोनेंट निकालने के लिए एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाया, वो भी कॉस, वो भी कौन सा, कॉस। घटक निकालने में कॉस काम में आता है, कोई और नहीं आता। क्या काम आता है, कॉस।
तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो यही तो हुआ हाइपोटेन्यूज, करंट तो ये है। तो करंट के घटक हैं ये और ये, है ना, ये और ये। इस एंगल को हम फाई माने क्योंकि ये तो कंप्लीट है ही नहीं, ये तो यहाँ तक होता तो इस ट्राइंगल का एंगल बनता, ये तो यहीं तक रह गया थीटा। तो इस एंगल को यदि थीटा हम फाई को मेजर मान के चलें तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया। अब देखो आर के घटक हैं, ये ट्राइंगल ऐसे ही तो बन रहा है, यहां 90 है, ये डिस्टेंस आर है और ये पी है और ये एंगल फाई है। तो ये क्या आएगा बताना, ये आर का घटक है तो सर आर लगा दो, और बीच के एंगल का कॉस, आर से ये कितना को एंगल बना रहा है फाई, तो आर कॉस फाई है। तो जब ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना हो गया बता सकते हो, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल, ये फाई है 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये कितना हो जाएगा, आर का घटक है सर, और कॉस तो लगेगा ही, कंपोनेंट निकालने का कॉस काम आता है, और एंगल कितना है ये 90 माइनस फाई, तो बीच के एंगल का कॉस, क्योंकि इस ये निकालना है तो ये और ये इसमें कितना एंगल है 90 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस फाई। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये ओ है, ये एम है, पे है, ट्राइंगल ओ एम पी से आर पी इक्वल टू आर कॉस 90 माइनस फाई, यार इसी को तो तुम पी बता रहे हो, यही इतना आ रहा है, तो पी इक्वल टू आ गया आर साइन फाई। एक सूत्र तो ये बन गया, यदि आप पे फाई हो, यदि आप पे फाई हो तो उसका साइन लेके आर का गुणा कर दो, क्या बन जाता है, पी बन जाता है। क्या निकल आता है, पी निकल आता है। लेकिन हम यहीं चुप नहीं बैठते, एक और सूत्र बना लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर कर दिया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर फाई, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको क्या लिख देंगे आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, ये पी स्क्वायर है। अच्छा इसको उल्टा कर लेते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर, आर स्क्वायर तो नीचे गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस, आपको पता है टेन फाई क्या था, अभी तो बताया मैंने टेन फाई क्या था, आर डी थीटा डी आर, ये तो फाई की टर्म में है और आर की टर्म में, मैं से आर ही आर की टर्म में लाना चाहता हूँ। तो देखो टेन फाई है आर डी थीटा डी आर, तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो डी थीटा डी आर का उल्टा तो हो जाएगा डी आर डी थीटा, और आर का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन आर, और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। इस आर स्क्वायर का गुणा कर दो इसमें, 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 में किया तो यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर तो आ ही रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर और आ गया तो क्या हो गया 1 अपॉन आर 4 और डी आर डीटा का होल स्क्वायर। ये पी में और आर में एक और रिलेशन बन गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 इंटू डी आर डी डीटा का होल स्क्वायर। बात आई समझ में नहीं आई, पी के हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, पी इक्वल टू आर साइन फाई और पी इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 डी आर डीटा का होल स्क्वायर। पी क्या है, ध्रुव से या पोल से, सॉरी ध्रुव से या मूल बिंदु से, पोल से या ओरिजिन से टेंजेंट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है। परपेंडिकुलर में से पी उठा लिया है, परपेंडिकुलर की लेंथ है। फाई क्या है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में कोण है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण है। साई क्या है, एक्स अक्ष या प्रारंभिक रेखा बोल लो उसे, इसे एक्स अक्ष बोल लो या प्रारंभिक इनिशियल लाइन बोल लो या एक्स एक्सिस, और टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल है साई। ठीक है, अब आप पैरेलल इक्वेशन जो हम चाह रहे थे इस चैप्टर में जो है पैरेलल इक्वेशन, उसकी और बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर खत्म आपकी भी। ये समझो बस आपको काम करना रह गया, क्वेश्चन करना रह गया बस। अब हम आ जाते हैं आखिर हमारा जो लास्ट पैरेलल इक्वेशन, पदिक समीकरण। आपको पता है पैरेलल इक्वेशन किसे कहते हैं? अभी जो तुम पी निकाले हो ना, परपेंडिकुलर की लेंथ और ये आर,
इनमें यदि कोई समीकरण आप लिख देते हो, जैसे आप पैराबोला का इक्वेशन लिखते आए हो y² = 4x, इसको क्या बोला जाता है? कार्तीय समीकरण। कौन सा समीकरण? कार्तीय। वृत्त का समीकरण लिखते आए हो x² + y² = a², इसे कौन सा? कार्तीय। r = a लिख दो, ये वृत्त ही है लेकिन ये कौन सी पद्धति में? ध्रुवीय, पोलर सिस्टम में है। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, और इस सर्किल और इस सर्किल में कोई अंतर और नहीं है। ये सर्किल भी ऐसे ही खिंचेगा, इसको सेंटर मानते हुए ए रेडियस का सर्किल, और ये सर्किल भी ऐसे ही खिंचेगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बस ये पोलर सिस्टम में लिखा गया इक्वेशन है, ध्रुवीय पद्धति में, ये कार्तीय पद्धति में। अब हम कह रहे हैं पैरेलल इक्वेशन कैसे, इसे ध्रुवीय समीकरण बोलेंगे, इसे कार्तीय समीकरण बोलेंगे। ऐसे ही पैरेलल इक्वेशन और होता है। पैरेलल इक्वेशन होता है जो P और R में लिखा जाता है। P आपको पता है क्या है, R आपको पता है क्या है। R क्या है? r² = x² + y², ये है R। तो देखो, यदि किसी वक्र, अब वक्र या तो ये हो सकता है y = fx या r = fθ, कैसे भी हो, मतलब ध्रुवीय हो, चाहे कार्तीय हो, चाहे प्राचलिक हो, कैसा भी हो, y = fx या r = fθ को P तथा वक्र के समीकरण के समीकरण को भाई के समीकरण को P तथा R में व्यक्त किया जाए तो उसे पदिक समीकरण कहते हैं, जहां P क्या है, मतलब बस पैरेलल इक्वेशन कुछ नहीं है, इस इक्वेशन ही होता है, कर्व का ही होता है, कोई नई बीमारी तो है नहीं। ये कर्व का, ये वक्र का एक समीकरण ही होता है। बस ये जैसे XY में लिख रहा है, r θ में लिख रहा है, ये XY में लिख रहा है, कोई और में यदि ये लो, ये पैरामीट्रिक में लिख दिया मैंने, x = 80², y = 280, ये पैराबोला का इक्वेशन, लेकिन लिख किस में रहा है? t की टर्म में, तो ये प्राचलिक रूप हो गया। तो ऐसे ही यदि कोई इक्वेशन तुम इसका चाहे इसका चाहे इसका या किसका, जो भी इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, वो यदि तुम P और R में लिखने लग जाएं, किस में लिखने लग जाए? P और R में, उसे पैरेलल इक्वेशन बोलेंगे। मतलब कोई और वेरिएबल ना हो, थीटा ना हो, x नहीं हो, y नहीं हो, t नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस P हो, R हो और कांस्टेंट हो, क्योंकि इक्वेशन में कांस्टेंट तो ले ही सकते हैं आप। तो P हो, R हो और कांस्टेंट हो, तब उस इक्वेशन को पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं। P आपको पता है, जहां P क्या है? ध्रुव या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है ना। इफ द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व y = fx और r = fθ कैन बी रिप्रेजेंट, या कैन बी क्यों, इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ P and R, then it is called पैरेलल इक्वेशन। then it is called पैरेलल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है जो P और R में आपने लिख दिया है, उसे पैरेलल इक्वेशन बोलेंगे। वेयर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन और पोल, ठीक है, ये है। और R आपको पता ही होगा, रूट में x² + y² है, ये है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें निकाल के दिखा रहा हूँ, बस हम थोड़ा सा काम इसमें ये और सीख लेते हैं कि पैरेलल इक्वेशन निकाला कैसे जाता है। वैसे तो मैं नहीं बताऊं तो अच्छा है, मतलब मेथड नहीं लिखाऊं तो, क्योंकि मेथड लिखा देते तो आप उस मेथड के पीछे पड़ जाएंगे, और मेथड में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं सिखाता। मैं व्यापक कोई बात होती है तो बता सकता हूँ। व्यापक मतलब जनरल, जो हर समय चले, ये हर समय चलने वाला नहीं जो मैं बता रहा हूँ। तुम तो अपने दिमाग में थिंकिंग लाओ कि तुम्हें सब कुछ यार P और R में लाना है, बस ये हो और कांस्टेंट बर्दाश्त है, इसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें सर जी इसमें x आ जाए तो y आ जाए तो मानूंगा ही नहीं, मुझे बस क्या चाहिए? P और R चाहिए। अब कैसे भी साम दाम दंड भेद जो तुम लगाओ वो लगा लो, P और R में ले आओ, पर मुझे तो जहाँ तुम्हें R पता ही है, P पता ही है, ठीक है, सब कुछ आपके हाथों है। ये आपको पता है x = r cos थीटा होता है, y = r sin थीटा होता है, और इनका रेशो निकाल लेंगे तो tan थीटा = y/x, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाता है tan 1y/x।
P आपको पता ही है, आप डायग्राम तो बनाए करोगे तो मूल बिंदु से वहाँ पर लंब की लंबाई है। तो मैं कुछ नहीं बता रहा, बस आप ये सीख लीजिए कि पैरेलल इक्वेशन, एक दो स्टैंडर्ड बात बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, तब बाकी हम सीधे निकालेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ 2D की है, यहाँ बहुत काम आएगी, मैं यहाँ सिखा देता हूँ, बाकी हम 2D पढ़ेंगे ही तब और अच्छे लेवल पे उससे सीखेंगे। कोई लाइन है, इसका इक्वेशन आपको पता है ax + by + c = 0 है, ये रेखा है। इस पर किसी बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 से लंब डाला गया, तो इस लंब की लंबाई को यदि P से रिप्रेजेंट करें तो P कैसे निकालते हैं, इसकी बात कर रहा हूं। आपको किसी रेखा का समीकरण पता है, किसी बिंदु से आप लंब डाल रहे हैं तो उस लंब की लंबाई चाहिए, जबकि उस बिंदु के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 y1 तुम्हें पता है। इस रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 है। इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है, उस लंब की लंबाई का क्या फॉर्मूला है कि उस सरल रेखा के समीकरण में x की जगह पर रख देते हैं उसका x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर रख देते हैं उसका y कोऑर्डिनेट, और कुछ चेंज नहीं करते, तो ये c का c आ जाएगा, a का a आएगा, b का b आएगा, c का c आएगा। बस इन्हें x y की जगह पर x1 y1 रख देते हैं। अपॉन नीचे x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर जोड़ के रूट ले लेते हैं। ये होता है लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला। नोट लगा के कहीं भी लिख देना। किसी रेखा का समीकरण पता हो, किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट पता हो और उस बिंदु से इस रेखा पर परपेंडिकुलर डाला गया, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दिस। नीचे x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर आता है, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर आता है, सम करके रूट लेते हैं। ऊपर x1 + by1 + c, इन कोऑर्डिनेट में x y की जगह पर ये कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि मुझे पैरेलल इक्वेशन में काम पड़ता है, ओरिजिन से क्या डालता हूं मैं, लंब, और मुझे लंब की लंबाई निकालनी पड़ती है, उसे हम P से ही लिख रहे थे, इसलिए। अब देखो, मैं हल्का सा तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, ये मेथड व्यापक नहीं है कि यही काम करता रहेगा, फेल भी हो सकता है। जैसे आपको कोई समीकरण मिले r = f θ, और अब कहे कि पथिक समीकरण बताओ, इसका क्या बताओ, पैरेलल इक्वेशन। r = f θ दे दिया, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आप यहां से फाई निकालो, आपको पता है कैसे आएगा, फाई tan φ = r d θ dr, और P = r sin φ में रख दो। तो एक तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन, एक इक्वेशन, इनमें कौन कौन वेरिएबल आ रहे हैं, r आ रहा है, एक तो थीटा आ रहा है, फाई आ रहा है, और कोई है, और P आ रहा है। ठीक है, r आ रहा है, थीटा आ रहा है, फाई आ रहा है, और P आ रहा है। समीकरण कितने हैं आपके पास, 3, एक तो ये, एक ये, और एक ये। मैथ ये कहता है, पता क्या कहता है मैथ, कि 100 समीकरण हो तो 99 चीज हटाई जा सकती हैं, 500 समीकरण हो तो 499 चीज, एक कम चीज हटाते हैं। 4 समीकरण हो तो 3 चीजों का ही विलोपन कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। ये नहीं 4 समीकरण देके तुम 5 चीजें मुंह पे हटवा में, 5 चीज हटवा में, या 6 चीज हटवाएं, या 4 ही हटवाएं। 4 समीकरणों से 3 ही चीज विलुप्त कर सकता हूं मैं, एलिमिनेशन कर सकता हूं। समीकरण कितने, 3, तो मैथ कहता है इनमें से 2 चीज तो हटा देगा मैथ। तो पता है कौन सी हटाएंगे, ये 2, इन 2 को डिलीट मार दो, r और p बचेंगे। r और p में जो समीकरण आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, पैरेलल इक्वेशन कहलाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ये tan φ वाला, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, P = r sin φ वाला लिखना है। तो यदि आप पे फाई है तो यहाँ फाई यहाँ रख देना, तो P और R में समीकरण आ जाएगा। यदि इसमें थीटा आ रहा है, यदि यहाँ थीटा आया, थीटा का मान यहाँ से रख देना r की टर्म में, तो P और R में ही क्या आ जाएगा, समीकरण। कुल मिला के मैं नहीं जानता यार, मुझे इमला से कोई मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूँ, मैंने तुम्हें 3 समीकरण दे दिए। कौन कौन से, r = f θ, tan φ = this, और P = this, r sin φ। 3 समीकरण, 2 चीज तो तुम हटा सकते हैं, तुम पे नहीं हटे, मुझ पे नहीं हटे, वो अलग बात है, पर मैथ कहता है कि हट जाएंगी। एलिमिनेशन कठिन होगा, सरल होगा, मुझ पे होगा कि नहीं होगा, तुम पे होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, पर हाँ 2 चीज हट जाती है 3 समीकरणों से। 2 चीज हटाने में मैं कौन सी हटाऊंगा, क्योंकि मुझे तो P और R चाहिए, तो मैं कौन सी हटा दूंगा, थीटा और फाई, तो बन जाएगा ना। तो इससे मिल जाएगा कौन सा, थीटा तथा फाई का विलोपन करके, चरों में से थीटा तथा फाई का विलोपन कर पैरेलल इक्वेशन मिलता है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ थीटा एंड फाई फ्रॉम वेरिएबल्स r, थीटा, फाई, p। इसमें 4 वेरिएबल। दूसरा तरीका इसी का,
इसका दूसरा तरीका है, ये भूल जाओ तुम, ये कुछ होता था, ये भूल जाओ। एक होता था 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और इसमें कितनी चीजें हैं आपके पास, पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, 1, 2 व 3 से दो चीजों का विलोपन करवा रहा हूं। अब एक तो ये हो गया और ये 4, 1 व 4 से आप देखेंगे यहां वेरिएबल कौन है, आर है, थीटा है, और आर है, थीटा है और पी है। से चरों आर, थीटा, फाई में से किसका विलोपन करोगे बेटा, दो वेरिएबल है तो एक ही चीज हटाई जा सकती है। मैं तो सीधा कहेगा एक चीज हटवा लो, ये हटवा लो, ये हटवा लो, ये हटवा लो। हम कौन सी हटाएंगे, थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पी और आर चाहिए। पैरेलल इक्वेशन किस में होता है, पी और आर में। 1 व 4 से आर, थीटा, पी में से थीटा का विलोपन कर, आपको क्या मिल जाता है, पैरेलल इक्वेशन। यहां भी क्या मिल जाता है, पैरेलल इक्वेशन। मतलब ये इनके लिए तो ठीक है यार, मतलब ध्रुवीय वक्रों के लिए तो ये हो गया 4 पैरेलल इक्वेशन फॉर पोलर कर्व्स। ध्रुवीय वक्रों के लिए पैरेलल इक्वेशन तो ऐसे निकलेगा, या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे नहीं, बात एक ही है। ठीक है, ये तो हमेशा काम करता रहेगा, ये फेल नहीं होगा कभी, या तो ऐसे या ऐसे। लेकिन दिक्कत आती है कि आपको पैरामीटर दे दिया जाए, प्राचलिक दे दिया जाए, वो कार्तीय दे दिया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरेलल इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कर्व। मतलब पथिक समीकरण लिख रहे हैं किसके लिए, कार्तीय वक्रों के लिए पथिक समीकरण। तो कार्तीय वक्रों में आपको ये मिलेगा y इक्वल टू एफ एक्स, पहला एक तो ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसके एक बिंदु P पर आपको स्पर्शरेखा लेनी है। क्या लेनी है, टेंजेंट। देखो बिंदु P और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x y, थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है, आप समझना कैसे, मतलब वेरिएबल्स, चलो इसे एक्स वाई लिख लो यदि, पर फर्स्ट की स्पर्श रेखा लिखते हैं, टेंजेंट। स्पर्श रेखा आप 12th में खूब पढ़ के आए हो। x1 y1 पर स्पर्श रेखा का क्या फॉर्मूला आता था, क्योंकि टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो तो dy/dx होती है, तो आप ऐसे ही तो लिखते थे y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। एम क्या होती थी, स्लोप। तो यहाँ टेंजेंट के मामले में स्लोप क्या हो जाती है, dy/dx। भाई किसी भी रेखा का समीकरण आप यही तो पढ़ते थे, y इक्वल टू y माइनस y1, हटा दूं, यदि किसी लाइन कि आपको पता हो कि x1 y1 से जा रही है और इसकी स्लोप आपको पता हो, m है, प्रवणता झुकाव है ना, m है, तो आप इसका समीकरण क्या लिखते थे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही तो लिखते थे। बिंदु प्रवणता रूप आपको बताया भी गया होगा, इसका नाम लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक बिंदु पता हो और स्लोप पता हो, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप लिख देते हैं एम एक्स माइनस x1। लेकिन टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx। ये भी आपको सिखाया जाता है डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में, चैप्टर होता है ना डेरिवेटिव को तुरंत बाद, एप्लीकेशन ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स, तो उसमें आपको बताते हैं नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, अभिलंब की, स्पर्शरेखा की क्या होती है, dy/dx होती है, और -1/dy/dx किसकी होती है, नॉर्मल की। तो जब हमें पता है स्पर्शरेखा की प्रवणता ये होती है और मैं एक्स वाई पे ले रहा हूँ, तो अब y माइनस y तो करूँगा नहीं, इस बिंदु पे ले रहा हूँ ना एक्स वाई पे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबलों को बड़े कर लेते हैं। y माइनस y इक्वल टू dy/dx x माइनस x। वैसे दिखाने के लिए कैपिटल ले लेते हैं, मतलब नई वेरिएबल बना दिए, है ना। ये स्पर्शरेखा हो गई, स्पर्शरेखा इस पर मूल बिंदु से डाले गए, तुम्हें पता है P तो लाना ही पड़ेगा, तुम्हें P और R में इक्वेशन आएगा, वही तो पैरेलल इक्वेशन कहलाएगा। तो P निकाल रहे हैं, P क्या होता था कि उस बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींची जाती थी उस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, या मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो मूल बिंदु
पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालते हैं, उसे किससे लिखते हो आप? पी से लिखते हो। कैसे आएगी बताना? मैंने अभी तो बताया कि जो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी जगह इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 रख दो। वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट रख दो, 0 रख दो। और कांस्टेंट ये कांस्टेंट एज इट इज रख दो वो तो, और नीचे एक्स के गुणांक का स्क्वायर वाई के गुणांक का स्क्वायर, ये निकाल लो। ये क्वेश्चन बना देना 2। तो देख रहे हैं आप, एक्स है, वाई है, पी है, 3 वेरिएबल हो गए। और एक ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता ही है क्योंकि आर भी तो एंट्री करानी है। पता है इस कार्टेशियन में यही तो रोना है। कार्टेशियन का सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें आर दिखता है ना पी दिखता है। कम से कम पोलर में आर तो दिख रहा होता था, आर इक्वल टू एफ थीटा। इसमें तो कुछ नहीं दिखता। तो हम सबसे पहले तो पी लाते हैं। ऐसे पी कैसे लाते हैं? देखो कितना बड़ा प्रोसेस हो गया। कर्व दिया जाएगा, उसी एक पॉइंट पर पी पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उस टेंजेंट पर 0 0 से परपेंडिकुलर डाला जाएगा। उसकी लंबी की लंबाई मैंने अभी जहाँ फॉर्मूला लिखाया था, नोट लगवा के आते हो तो, उससे पी निकालना पड़ेगा। और एक ये है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे 3। आपको पता है 1 2 3 कितनी चीज़ों को हटा सकते हैं? 3 समीकरण, 2 चीज़ों को। कौन कौन है तुम पे? 1 2 व 3 से कौन कौन है देखना। एक्स है, वाई है, पी है, आर है। 2 चीज हटा सकते हैं तो पी और आर तो चाहिए, एक्स और वाई हटा दो। 1 2 व 3 से एक्स तथा वाई का विलोपन कर, क्या मिलेगा आपको? पहला इक्वेशन। तो याद आया कार्तियों में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। टेंजेंट पर ओरिजिन से लंब डाल के जो लंब की लंबाई आएगी वो लिखेंगे। लंब की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है ना, टेंजेंट का इक्वेशन, और 0 0 से डाल रहे हैं, 2 चीज़ चाहिए तो अपने आप आ जाता है, अभी बताया था मैंने। और एक ये रिलेशन हम पे होता ही आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन 3 समीकरणों से मिलकर 2 चीज़ हटा सकते हैं तो हम हटाएंगे एक्स और वाई, क्या बचेगा? पी और आर, वही क्या कहलाएगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं आपको कराता हूँ। आज कार्तिक के तो नहीं करेंगे, कार्तिक के आप भी छोड़ देना, और पोलर के आप सारे सवाल कर लेना कि पोलर के कैसे होते हैं सवाल। पैडल इक्वेशन निकालना, फाई निकालना, कुछ भी पूछे, साई निकालना। साई क्या होता है? थीटा प्लस फाई। और इस एक्सरसाइज की खास बात यह है, इसमें क्वेश्चन रिपीटेड बहुत हैं। जैसे कर्व एक ही है, कहीं फाई निकलवा रहा है, कहीं साई निकलवा रहा है, कहीं पैडल इक्वेशन निकलवा रहा है, कहीं कुछ निकलवा रहा है। तो आप ऐसा कीजिएगा ना, कहीं पी निकलवा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, तुम तो एक कर्व उठा लो। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं क्वेश्चन सेकंड ले लेता हूं, थर्ड बी का। ये कर्व है आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्डियोड होता है, हृदय आव, हिंदी में हृदय आव। इसका कर्व क्या होता है वो सब बताएंगे तुमको पीछे, है ना। आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें तुम तो देखो, ये ए में कह रहा है कि ये निकालो, जो फाई होता है वो थीटा बाई 2 होता है। बी इसका पैरेलल इक्वेशन निकालो, 2ab स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। ये दिख रहा है आपको, 2 है, ए कांस्टेंट है, पी है और आर है, तो ये क्या है? पैरेलल इक्वेशन। उसने तो नहीं कहा पैरेलल इक्वेशन निकालो, पर हमें पता है पैरेलल इक्वेशन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें लास्ट में यहाँ प्लस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? पैरेलल इक्वेशन, बस यहाँ प्लस है, वो भी कार्डियोड होता है, यहाँ प्लस लगा के माइनस लगा के। और अब आप एग्जाम्पलों पे जाओगे और देखो क्वेश्चन नंबर 14, वो भी कि इसी का ही है, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें पूछ रहा है डी आर डी पी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? डी आर डी पी। 2r/2p लिख रहा है, लेकिन ये 3p है, इसमें मिस्टेक है। डी आर डी पी इतना आएगा, 2r/3p। ये आ जाएगा तो हम तो r का p के हिसाब पे छप कर, नहीं तो करना है कर देंगे। 2r/3p ये पूछ रहा है। और तुम्हारा अब एग्जाम्पलों पे आए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यही लिख रखा है, इसका पैरेलल इक्वेशन बताओ। यही एग्जाम्पल 5 हो गया। तो ऐसे आप देखोगे, एक ही सवाल करोगे और 3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखोगे, उसमें 5 पूछ रहा है,
एग्जाम्पल फर्स्ट में यही दे रखा है और उसमें पूछ रहा है फाई बताओ इसके लिए। तो एक्चुअली में अब हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एक, जिसमें फाई इतना आना चाहिए थीटा बाई 2, एग्जाम्पल फर्स्ट में भी पूछा है और इसमें भी पूछा है क्वेश्चन 2 में। एग्जाम्पल 5 में पैरेलल इक्वेशन पूछा है, ये आना चाहिए, और वैसे भी हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव करवाया है। क्वेश्चन 14 में ये कह रहा है आर का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आएगा। आर का पी के रेस्पेक्ट में कब कर पाओगे, जब आर और पी में आप पे क्या हुआ एक इक्वेशन, वो ये रहा। तो हम सारी चीज़ें एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो आप फिक्स कर लेना कि कोई एक कर्व उठाए, उसके लिए फाई निकाल लो, पी निकाल लो, पैरेलल इक्वेशन निकाल लो, और कोई ऐसा रिलेशन है लास्ट में तो वो देख लो, नहीं तो छोड़ दो। 3 चीज़ तो आपको निकालनी है, फाई, पी और पैरेलल इक्वेशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। आपको पता है फाई कैसे आएगा, मुझे तो पता है टेन फाई क्या है, आर डी थीटा डी आर है सर। तो मुझे डी थीटा डी आर लाना है ना, तो करो। चूंकि आर इक्वल टू क्या है, ए वन माइनस कॉस थीटा, तो आर का ही कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, उल्टा तो हम कर लेंगे। तो क्या आएगा आर का थीटा के रेस्पेक्ट में, ए तो है ये 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो क्या बन गया, चूंकि टेन फाई ये होता है तो टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, थीटा डी आर इसका उल्टा तो नीचे पहुंच जाएगा ए साइन थीटा, है ना। वैसे आपको पता है टेन फाई का मान तो थीटा बाई 2 लाना है आपको, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना, फाई का मान कहाँ आ रहा है थीटा बाई 2, तो इसे अच्छा लाओ। तो इसमें आर नहीं आ रहा कहीं थीटा बाई 2 में, तो आर की वैल्यू रख दो, कितनी है ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसे फर्स्ट बना दिया करो, फर्स्ट से ए साइन थीटा, इसे कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हो आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको क्या लिखते हो 2 साइन थीटा बाई 2, सॉल्व हो जाएगा इससे कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। तो टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई 2, सही है, फाई इक्वल टू थीटा बाई 2। एक पहला काम तो हम कर पाए कि फाई तो हमने ये निकाल दिया। अब आप इसका पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालते हो वो आपकी मर्जी है। आप यदि मैंने 2 पैटर्न बताए थे, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो। देखो दूसरा हम ये तो हमने ए कर लिया, इसका बी 1/r पी स्क्वायर क्या था 1/r स्क्वायर प्लस, या वो लगा लें कोई सा लगा लें ना आप, एक ही बात है ना, 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर, यही था। तो dr थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लो, 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr थीटा कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/r स्क्वायर, आपको पता है क्या हटाना है, अब आपको इसमें से थीटा हटाना है बस। एक इक्वेशन तो ये है आपके पास, एक ये है, मैंने बताया था ना 2 इक्वेशन बन जाएंगे, एक ये जो दिया है और एक ये बन जाएगा। अब आप में इसमें p है, r है, थीटा है, और यहाँ थीटा और r है, तो कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन हटानी है आपको, थीटा हटानी है, p और r में रखना है। तो थीटा हटाने के लिए इसमें थीटा यहीं तो आ रहा है, साइन थीटा का मान ले आओ वहाँ से। आप साइन थीटा का मान वहाँ से कैसे लाओगे वो तो देखो, वहाँ तो कॉस थीटा का है मान, तो कॉस थीटा में बदल दो इसे, ए स्क्वायर अपॉन आर, इसे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन r4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा फर्स्ट से, पहले तो कॉस थीटा का बताओ, ये ए इसके नीचे जाएगा और उधर पहुंचेगा, तो 1 माइनस आर अपॉन ए, तो कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर, ये होगा 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन r4, होल स्क्वायर खोलो, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये चिन्ह माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और बीच में दोनों गुणा गुणा का दुगना, दोनों का गुणा गुणा का दुगना कितना आएगा -2r अपॉन ए, और ये माइनस हो रहा है तो प्लस का 2r अपॉन ए, इस 1 से 1 कैंसिल, तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन r4 माइनस r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2r अपॉन ए,
ठीक है। अब 1/r² प्लस इससे गुणा करोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस का 1/r², या a से a कैंसिल तो 2 बचेगा ऊपर, 2 एक तो a कट गया और नीचे एक r³ तो 1/p² ये दोनों कैंसिल, तो इसको इधर बेचो तो r³ यही तो बचा 1/p² 2a/r³, r³ को इधर भेज दो, r³ 2a p²। आ गया, पैरेलल इक्वेशन आ गया। तो तुम्हें तो ये तो ऑब्वियस बात थी, सकल भले अलग तरह से दिख सकती है, एक अपॉन में वो नीचे हो वो ऊपर हो, तो हम ऐसा ले आएंगे, या एग्जाम्पल में और तरह से लिख रखा है तो और तरह का ले आएंगे, लेकिन जो समझने की बात है कि p और r में आना चाहिए वो समझो आप। ये कि dr dp लाना है, जब ये आ गया तो हम वो भी ले आएंगे। कर दो इसका, r का p के रेस्पेक्ट में करना है, तो चूंकि r³ क्या है 2ap², क्वेश्चन 14 समझ लो यहाँ से, तो मैं r का p के रेस्पेक्ट में लाना है, कर दो p के सापेक्ष, तो इसका तो हो गया 3r² और r का हो गया dr dp इक्वल टू 2a p² का क्या हो गया 2p, r के p के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dr dp कितना हो गया 2a × 2p/3r², लेकिन उसे कहाँ ये अच्छा लग रहा, उसे तो ऊपर तो 2r चाहिए, नीचे 3p चाहिए, ये चाहिए। तो कुल मिला के आप देख रहे हो ना, तो a है, ऊपर p नहीं है, नीचे है p, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो देखो इसमें a भी तो नहीं है, तो आप 2a का ही मान रख दो ना, सीधा अपने आप बन जाएगा 2a का मान। 2a बराबर कितना है, a भी तो नहीं है ना आप इसमें, तो 2a का मान कितना है देखना r³/p², तो 2a का मान रख दो यहाँ r³/p² × 2p/3r², तो यहाँ एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, नीचे p बचेगा, और ये r² है, यहाँ r³ है, ऊपर एक r बचेगा, तो कितना आ गया 2r/3p, 2r/3p। तो इस तरह से आप सारे जो ध्रुवीय समीकरण हैं इसमें जो पोलर इक्वेशन दिए उनके सारे एग्जाम्पल करके देखना, सारे क्वेश्चन करके देखना, फिर आप जाना कार्तियों के पे, ठीक है। और आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, इसमें मैक्सिमम सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन करके देना, एग्जाम्पल करके देना। आपके जो भी फ्रेंड्स हों आपके सर्कल में उन सबको बताएं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं है, और उन्हें हमारी ऐप से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।